देखिएगा कंठ, कंठ से थोड़ा सा और बाहर आइए, तालु, तालु से थोड़ा और बाहर आइए तो मूर्धा, मूर्धा से और बाहर आइए तो दांत, और दांत से और बाहर आइए तो होठ। कि मूल व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? मैंने क्या कहा? मूल व्यंजन की संख्या कितनी? 33। मूल व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल व्यंजन होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन? वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हिंदी के इस वीडियो में आप लोगों का मैं फिर स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा हूं। आ जाइए आप लोग। इसके पहले हम लोगों ने स्वर को देख लिया था हिंदी में। आज व्यंजन के सफर पे चला जाए, देखा जाए व्यंजन क्या होता है। व्यंजन की शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे जैसे व्यंजन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोगों की वीडियो आगे बढ़ती चली जाएगी। व्यंजन के साथ सफर पे निकलते हैं। बाकायदा कॉपी पेन लेके बैठिएगा, सफर लंबा हो सकता है। हिंदी को जिया जाएगा, हिंदी को पढ़ा नहीं जाएगा, हिंदी को जिया जाएगा। और हिंदी को जब इंजॉय किया जाएगा तो मजा आएगा, फिर हिंदी अपने आप समझ में आने लगेगी। हिंदी रटने की कोई चीज नहीं होती। हिंदी को कोई बोझ लेके मत चलिएगा। मेरे साथ हिंदी के सफर पे चलिए, हिंदी को जिंदगी बना लिया जाएगा। आइए चलते हैं। व्यंजन की अगर बात किया जाए, व्यंजन, तो व्यंजन से शुरुआत वहीं से करते हैं कि कुल व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो कुल व्यंजन की संख्या जब बात आएगी तो आप कहेंगे 41। पिछले वीडियो पे जाके देखिएगा, जो लोग नए होंगे, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो कुल व्यंजन की संख्या 41 होती है। कुल वर्ण की संख्या बात किया जाएगा तो कुल वर्ण की संख्या 52 थी। कुल वर्ण की संख्या 52 थी। इस 52 में कुल व्यंजन की संख्या 41। लेकिन अच्छा सॉरी, ये कुल वर्णों की संख्या 52, उसमें व्यंजन 41 हो गया। स्वर कितने थे? 11। तो 11 स्वर और 41 व्यंजन, कुल कितने हो गए? 52। ये पिछले वीडियो पे हो चुका है। जो लोग नए हैं पिछले वीडियो पे जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट खोलिएगा, उसमें पूरी वीडियो पड़े हुआ। तो शुरुआत हम कहां से करेंगे व्यंजन के लिए? जब आपसे कहेगा कुल व्यंजन की संख्या कितनी, तो आप कहिएगा 41। लेकिन जब कहेगा मूल व्यंजन कितने होते हैं, मूल व्यंजन, तब आप कहिएगा 33। तो कुल व्यंजन 41 और मूल व्यंजन 33। ये एक बेस फाउंडेशन तैयार कर लिया गया। ये व्यंजन के सफर पे चलने के लिए पहला स्टेशन है। यहां हम लोग सवार हो गए, अब निकलते हैं व्यंजन के सफर पे। उम्मीद करता हूं कि क ख ग सबको आता हो। तो देखिए, ये कुछ व्यंजन मैंने आप लोगों के सामने लिख रखा है। शुरुआत यहीं से किया जाएगा। जब संस्कृत से पहली बार हिंदी में स्वर आया तो पहली बार यही आया। तो ये क से लेके अंग, च से लेके इया, ट से लेके आना, त से लेके न, प से लेके म, ये पहली बार आता है। अब इसमें एक क्वालिटी आप देखते होंगे कि क से लेके अंग 5 है, च से लेके इया इसमें भी 5 है, ट से लेके आड़ा इसमें भी 5 है, त से लेके न और प से लेके म भी 5 है। यानी कि यह एक ग्रुप बनाता है, एक वर्ग बनाता है, एक समूह बनाता है। और देखिएगा 1 2 3 4 5। मजेदार बात क्या है कि 5 ही समूह है और प्रत्येक समूह में 5 ही व्यंजन है। मैंने क्या कहा कि समूह भी 5 है, 1 2 3 4 5, और प्रत्येक समूह में व्यंजन भी कितने हैं? 5। ठीक है, तो यह एक ग्रुप तैयार होता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है वर्गीय व्यंजन। इसको क्या कहा जाएगा? वर्गीय व्यंजन कहा गया। वर्गीय व्यंजन यानी कि एक ग्रुप में है, एक वर्ग में है। तो पहली बार जो व्यंजन आपके सामने निकल के आया, इसे कहा गया वर्गीय व्यंजन। वर्ग माने समूह। देखिएगा, एक समूह यह है, इसमें 5, एक समूह यह है, एक समूह यह है, एक समूह यह, सब एक एक समूह में है और प्रत्येक समूह में 5 है। यानी मजेदार ग्रुप है इस समूह का। तो इसको कहा गया वर्गीय व्यंजन। अब आगे सुनिएगा, ये जो एक वर्ग आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि एक समूह में 5 जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो एक ही स्थान से बोले जाएंगे। जिस स्थान से ये बोला जाएगा उसी स्थान से ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। फिर जिस स्थान से ये उच्चारण होगा उसी स्थान से 5 उच्चारण होंगे। कितना शानदार ग्रुप है इनका। जिएंगे मरेंगे साथ वाली बात है इनकी। जिस स्थान से ये उसी स्थान से ये भी। तो ये पूरे के पूरे ग्रुप वाले एक ही स्थान से उच्चारण होंगे। तो वो स्थान कौन है ये भी तो जान लेना बेहतर है। तो देखिए, ये जो बोला जाता है वो कंठ से बोला जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कंठ व्यंजन। इसे कंठ व्यंजन कहा जाता है। इसका उच्चारण होता है कंठ से।
च छ ज की बात आती है तो यह तालु से बोला जाता है, इसीलिए हम इसे तालव्य कहते हैं। ये तालु से बोला जाता है इसीलिए इसे हम लोग तालव्य कहते हैं। अब ट ठ ड ढ णा, ये जो होता है यह मूर्धा से बोला जाता है, इसीलिए इसे मूर्धन्य कहते हैं। मूर्धा से बोला जाता है इसीलिए मूर्धन्य कहते हैं। त थ द ध न, ये जो होता है वो दांत से बोला जाता है, इसीलिए दंत्य कहते हैं, इसीलिए इसे दंत्य कहते हैं। दंत, दंत व्यंजन। प फ ब भ म, ये जो पांचों हैं यानी कि एक ग्रुप है, यह ओठ से बोला जाता है, इसीलिए इसे ओष्ठ कहते हैं। तो पांचों देख लीजिएगा इसका उच्चारण स्थान। यहां से भी एक सवाल बनता है आपके लिए, इसमें से 4 ऑप्शन कोई दे देगा और कहेगा निम्न में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है, निम्न में से कौन तालव्य व्यंजन है, निम्न में से कौन ओष्ठ व्यंजन है। तो आप इसको कर लीजिएगा, आसानी से कर लीजिए, कोई बहुत कठिन नहीं है, ये आसान होता है, आप कर सकते हैं, उम्मीद करता हूं। अब ये कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ पिछले वीडियो पे मैंने बता रखा था, फिर थोड़ा सा और बता देता हूं। देखिएगा ये जो पांचों है ना, ये हमारे मुख के हिस्से होते हैं। 5 कंठ, फिर तालव्य, फिर मूर्धन्य, फिर दंत, फिर ओष्ठ। जिसने भी इसको बनाया है वो आपके लिए बनाया था ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। कैसे आसानी से? मुख में ये 5 स्थान और पांचों क्रम से हैं। इसको याद करना कोई कठिन काम नहीं है। इतना तो उम्मीद करूं ना कि क पढ़ते पढ़ते जब अंग आएगा तो अंग के बाद च ही पढ़ेंगे। इतनी उम्मीद तो सबसे कर सकता हूं ना। अगर आप च छ ज ज इया तक पढ़ के गए तो इया के बाद से ट ही पढ़ेंगे, इतनी उम्मीद करूं। ट ठ ड ढ अणा जब कह देंगे तो अणा के बाद से ही तो ही कहेंगे। तो अणा के बाद से आप प तो नहीं कहेंगे ना, अणा के बाद से आप क तो नहीं कहेंगे ना, तो नहीं कहेंगे भाई, इतनी तो सीधी बात है। तो जब इतनी उम्मीद करूं कि ये क्रम आपको पता है कि क ख ग अंग के बाद से फिर च शुरू होगा, इया के बाद से ट शुरू होगा, जब इतनी बात पता है तो ये तो आसान है। कैसे आसान है? ये हमारे मुख देखिएगा, सबसे नीचे यहां होता है कंठ, ये कंठ होता है, तो यहां से जो उच्चारण होता है उसको कहते हैं कंठ। ठीक, कंठ से थोड़ा सा और बाहर आइए, थोड़ा सा और बाहर, ये जो गले के जस्ट ऊपर जो गीला सा स्थान है उसको कहते हैं तालु। और तालु से और बाहर आइए, तालु से जब और बाहर आएंगे तो जो ये दांत से जस्ट पहले और तालु से जस्ट बाद, ये जो गड्ढे से सूखा सा स्थान है ना, उसको कहते हैं मूर्धा। फिर और बाहर आइए तो दांत से मुलाकात हो जाएगी, और बाहर आइए तो होठ से मुलाकात हो जाएगी। क्रम देखिएगा, कंठ, कंठ से थोड़ा सा और बाहर आइए, तालु, तालु से थोड़ा और बाहर आइए तो मूर्धा, मूर्धा से और बाहर आइए तो दांत, और दांत से और बाहर आइए तो होठ। क्रम से तो है, पहले कंठ, फिर ताल, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर होष्ठ। तो ये क्रम से है। जब पता है आपको कि ये आप क्रम इसका गलत नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक कंफर्म है। कंठ से फिर आते हैं चौ पे तो च, तालु से फिर आते हैं ट पे तो मूर्धा से, और फिर आते हैं त थ द द फिर तो दांत से, फिर आते हैं प फ व तो फिर वो ओष्ठ से। क्लियर है? इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। तो ये किसी न किसी स्थान को स्पर्श करके बोले जा रहे हैं, इसीलिए इसका एक और नाम पड़ता है, वो नाम है स्पर्शी व्यंजन। तो देख लीजिएगा, इसी को वर्गीय व्यंजन और इसी को स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। इसकी संख्या आपको कितनी दिखाई दे रही है? 25। 5 ग्रुप और प्रत्येक ग्रुप में 5, तो 5 25 25। ये टोटल संख्या आपको कितनी दिखाई दे रही है? तो 25 दिखाई दे रही है। ठीक है, दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? 25। तो ये 25 हो गया। हमें पहुंचना है फिलहाल अभी मूल व्यंजन तक, यानी कि 33 तक। मैंने बताया आपको कि मूल व्यंजन की संख्या कितनी? तो 33। बाद में देखेंगे कुल व्यंजन 41। फिलहाल 33 तक तो पहुंचा जाए, कुछ दूरी तक तो हम लोग आ गए। तो 25 की संख्या हो गई। ये आपको बात समझ में आ गई? अब एक और बात सुनिएगा, ये जितने भी वर्गीय व्यंजन हैं, इसका आखिरी व्यंजन, पांचों व्यंजन का आखिरी व्यंजन कंठ से तो बोला जाएगा, लेकिन 5वें तक आते आते नाक का सहारा लेना पड़ता है। ये तालु से तो बोला जाएगा, लेकिन आखिरी तक आते आते नाक का सहारा लेना है।
फिर ये मूर्धा से भी बोला जाएगा, लेकिन आखिरी तक आते आते मूर्धा के साथ साथ नाक का सहारा लेना पड़ेगा। ये दांत से बोला जाएगा। दांत से बोलने का मतलब एक जीभ जो है वो दांत में स्पर्श करेगी। तो जिस भी स्थान को जीवा अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है वही हमने यहां पे लिखा हुआ है। तो दांत से जीवा स्पर्श तो करेगी, लेकिन आखिरी व्यंजन यानी कि न कहते ही नाक का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक वही काम ओष्ठ से तो बोला जाएगा, लेकिन ओष्ठ के साथ साथ आखिरी आते आते हमें नाक का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए इस आखिरी वाले पांचों को कहते हैं नासिक के व्यंजन। इसे क्या कहा जाता है? नासिक के व्यंजन। ये नासिक के व्यंजन है, ठीक है। और इसी को थोड़ा सा और अच्छे से विस्तार से अगर बात किया जाए तो 5 अक्षर, इसको कहते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर यानी कि प्रत्येक के 5वें अक्षर हैं। ये इस समूह के 5वां है, इस समूह का 5वां, इस समूह सबका 5वां है। तो क्या लिखा हमने? पंचम धन अक्षर हो जाएगा पंचमाक्षर। तो इसी को नासिक के व्यंजन कहते हैं या इसी को पंचमाक्षर व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूं ये बात समझ में आई। तो देख लीजिए हमने 25 तक देख लिया है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताऊं। जनरली इसे हम लोग अड़ा पढ़ते हैं। अड़ा नहीं है ये अशुद्ध है, उच्चारण हम लोग गलत करते हैं। अगर ये अड़ा है तो एक बात बताइए ये क्या है? अगर सड़क लिखना हो तो ये लिखेंगे कि ये लिखेंगे? सड़क। तो अड़ा ये है, अड़ा ये है, ये अड़ा नहीं है। अड़ा क्यों नहीं है? अड़ा क्यों नहीं है? अभी मैंने यहां पे कहा कि इसके साथ नाक का उच्चारण करना होगा। तो ये अड़ा नहीं है, अड़ा है। अड़ा होता है जिस तरह से अंग नाक का सहारा लेना पड़ता है, इया नाक का सहारा लेना पड़ता है, न म नाक का सहारा लेना पड़ता है, ठीक उसी तरह से इसको अड़ा नहीं कहा जाता, अड़ा कहा जाता, अड़ा कहा जाता है। हम उच्चारण गलत करते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं। तो ये 25 तक आ गए हम लोग। अब इसके बाद से और क्या आया? तो उसके बाद आता है य र ल व। य र ल व। ये 4 और व्यंजन निकल के आते हैं। इसको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। ये 4 और व्यंजन जो आते हैं इसको क्या कहा जाता है? इसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन पहली बार ऐसा व्यंजन निकल करके आया जो इसकी ऊष्मा अंदर से निकलती है। अब तक इस पे आपने क्या देखा था? आखिरी कहां से निकल रहा था? कंठ से। कंठ, बाकी तो तालु, मूर्धा, ओष्ठ सब तो बाहर से निकल रहा था ना। आखिरी सबसे नीचे कहां था? कंठ से। लेकिन पहली बार ऐसा आता है कि यह यहां से, इसका उच्चारण कहां से होता है? इसकी ऊष्मा कहां से निकलती है? यहां से निकलती है, अंतस्थ से। अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। जब भी कहिएगा य र ल व, तो अब देखिएगा यहां कंपन होता है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। य र ल व, तो 4 इसमें और जोड़िए। चलिए, तो 25 पहले था ये, और य र ल व ये हो गया। ये हो गया हम लोगों का 4 और, ठीक है। तो य र ल व। य को अलग से जानिएगा। य को अलग से कहा जाता है, य को अलग से अगर बात करिए जाए, य और व, य और व को अलग से एक नाम से जाना जाता है अर्धस्वर व्यंजन। अर्धस्वर व्यंजन। य और व को अलग से अर्धस्वर व्यंजन के नाम से जाना जाता है, ठीक, याद कर लीजिएगा। अब अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि य और व को अर्धस्वर क्यों कहा जाता है, रीजन क्या है, ठीक। र को हम लोग कहते हैं लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन, र को लुंठित व्यंजन कहा जाता है, ठीक। र को कंपन जात व्यंजन कहा जाता है। र को प्रकंपी व्यंजन कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है अभी वीडियो के आखिर में मैं बता रहा हूं। ल को हम लोग अलग से पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ल को अलग से पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। तो ये आखिरी में, अभी मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि इसको अर्धस्वर क्यों कहा जाता है, लुंठित क्यों कहा जाता है, पार्श्विक क्यों कहा जाता है, ठीक है। अभी मैं वीडियो के आखिर में बता रहा हूं, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद और व्यंजन निकल के आता है श, श, स,
ह। ठीक है, ये चार और स्वर निकल करके, सॉरी, चार और व्यंजन निकल करके आए, इसे कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ठीक है, इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। श, श, स, ह। ठीक, तो चार ये है, तो चार इसको भी जोड़ लीजिए। कितने हो गए? 25, 4 29 और 4 35। ये हमारे मूल व्यंजन जाके पूरे होते हैं। मूल व्यंजन पूरे हो गए। हमने शुरू में ही कहा कि मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो मूल व्यंजन की संख्या 33 होती है। 3 3 33। ठीक है, तो मूल व्यंजन ये हमारे पूरे हो गए। ठीक, अब श, स, ह को ऊष्म क्यों कहा जाता है, अभी मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले एक चीज मैं क्लियर कर लूं। एक प्रकार मैंने बताया वर्गीय स्पर्श व्यंजन, एक प्रकार बता दिया अंतस्थ व्यंजन, और एक प्रकार मैंने बता दिया ऊष्म व्यंजन। अब यहां एक क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि मूल व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। मैंने क्या कहा? मूल व्यंजन की संख्या कितनी? 33। मूल व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल व्यंजन होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन? वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। मूल व्यंजन की संख्या 33, तो मूल व्यंजन प्रकार कितने? तो 3। एक प्रकार बताया वर्गीय स्पर्श व्यंजन का, एक प्रकार बताया अंतस्थ व्यंजन का, और एक प्रकार मैंने बता दिया ऊष्म व्यंजन का। बात क्लियर हो गई? ठीक है, मूल व्यंजन की संख्या 33 और ये रहा प्रकार। अब आइए जरा थोड़ा सा इसको डिटेल में देखा जाए, ये होता क्या है। इसको मिटा दें हम, फिर उसके बाद से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक बात बताइए, अभी ये य और लव की बात हो रही थी। य और वो को अलग से कहा जाता है अर्ध स्वर व्यंजन। अर्ध स्वर व्यंजन जानते हैं क्यों कहा जाता है? अभी वीडियो जब इस चैनल पे अभी हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे इस सफर पे, हिंदी के सफर पे, तो आगे मैं आप लोगों को संधि संधि विच्छेद पढ़ाऊंगा। संधि संधि विच्छेद में एक संधि होती है यड़ स्वर संधि, जो लोग पढ़े हुए पहले से जानते होंगे, और आप जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं वो मेरे साथ जान जाएंगे। यड़ स्वर संधि में कहा जाता है कि ई के बाद भिन्न स्वर आए तो य बन जाता है। ई के बाद भिन्न स्वर आए तो ये य बन जाता है। ठीक, ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो व बन जाता है। अब एक बात बताइए, ये रहा स्वर और ये रहा स्वर, दो स्वर मिलेंगे तो स्वर बनना चाहिए था ना। स्वर और स्वर के मिलने से स्वर बनना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, ये बनता है व्यंजन। स्वर और स्वर के मिलने से स्वर बनना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, इस कंडीशन में बनता है व्यंजन। तो इस व्यंजन का निर्माण ही दो स्वरों के मिलने से बना है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब आगे सुनिए। अब एक और मैंने कहा था आपको कि रो को मैंने कहा था लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन कहा था, रो को लुंठित व्यंजन कहा था। रो को ही मैंने आपको कंपन जात व्यंजन कहा था, या रो को ही मैंने प्रकंपी व्यंजन कहा था। प्रकंपी व्यंजन कहा था। 3 मैंने नाम दिया था। अब ऐसा क्यों होता है, जरा खूब मन से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। रो जो पूरा व्यंजन है, तो जो भी व्यंजन है उसको हम लोग कहते हैं क, या कहते हैं म, या कहते हैं ट, कुछ भी बोल लीजिए। तो जिह्वा जो होती है वह किसी स्थान को स्पर्श करती है तो उच्चारण हो जाता है। लेकिन एकलौता र ऐसा व्यंजन है जो स्पर्श नहीं करता बल्कि घर्षण करता है। घर्षण के र जो होता है ना, वो घर्षण करता है। एकलौता ऐसा व्यंजन है, तो घर्षण करता, इसीलिए मैंने लुंठित कहा। और जीवा आपकी कंपन करती है, कांप रही होती है, तो हमने कंपन जात या प्रकंपी कहा। ठीक, तो ये रहा आपका रो। एक और मैंने कहा था लो को मैंने कहा था पार्श्विक व्यंजन। लो को मैंने कहा था पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। अब पार्श्विक व्यंजन इसे कहा कि किस लिए कहा जाता है, चलिए बताते हैं। आप लोग फिल्म या तो कुछ लोग देखे होंगे या डायलॉग सुने होंगे। एक फिल्म आई थी 16 फिल्म में एक अंग्रेजों के जमाने के जेलर हुआ करते थे असरानी साहब। उनका एक फेमस डायलॉग है
कि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ और बाकी जो मेरे साथ। तो वो सीन याद कीजिएगा। जब हम ल का उच्चारण करते हैं ना, ल ल, तो जीभ हमारी ऊपर ल ऐसे करके जीभ के जस्ट ऊपर चिपक जाती है जाके, और अंदर की जितनी ऊष्मा आती है वो जीभ के आधे इधर से और आधे इधर से बाहर आती है। ठीक, मैंने क्या कहा, बीच में जब हम ल कहते हैं ल, तो जीभ हमारी ऐसे खड़ी हो जाती है बीच में ल, और ऊष्मा जो है जीभ के आधी इधर से और आधी इधर से बाहर हो रही होती है। जब हम कहते हैं ल ल, तो आप देखिएगा दोनों गालों पे आपका कंपन हल्का हल्का हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऊष्मा आधी इधर से और आधी इधर से आ रही है। तो वही असरानी साहब वाला एक डायलॉग है कि आधे इधर और आधे इधर। पार्श्व का मतलब होता है बगल से, तो जिस भी व्यंजन के उच्चारण में ऊष्मा बगल से निकलती हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, तो ये कुछ अलग से मैंने आप लोगों को बता दिया य र ल व के बारे में कि अलग से इन लोगों को क्या कहा जाता है। एक और चलिए, अब बचा क्या है, श श और स ह के बारे में। इसको देखिएगा थोड़ा अलग से क्या कहा जाता है। देखिए, ये रहा श, ये भी रहा श, ये भी रहा स। अब तीनों जनरली बोलने में तो एक ही जैसा लगता है, तीनों कह दिया श श स स कह के आगे बढ़ गए। हाँ को छोड़िए, अभी थोड़ी देर के लिए छोड़े रखिएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि तीनों को स बोलते हैं, हम बोलेंगे कैसे और आप जानेंगे कैसे कि हम कौन सा स बोल रहे हैं। तो जीभ को तालु में सटा के बोलना पड़ेगा, यानी कि जिस तरह आप कहते हैं च, च कहते हैं, जो भी आकृति बनती हो आपके मुंह की, बोलिए च। तो जैसी भी आकृति बनती है जीभ की वैसी ही आकृति कर लीजिए, लेकिन च ना बोलिएगा बल्कि श बोलिएगा। तो जीभ उसी तरह कह के श बोलने पे जो भी आपके मुख से उच्चारण होगा तो आप समझ जाइए कि आप बड़ा वाला श बोल रहे हैं। हम लोग जनरली बचपन से क्या था, मास्टर साहब ने समझा दिया है, बड़ा वाला स है, मझला वाला स है, छोटा वाला स। लेकिन हकीकत है इसमें कोई ना छोटा है, ना बड़ा है, ना मझला है। ठीक है, तो ये श, तो इसीलिए इसको कहते हैं तालव्य श। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तालव्य श। इसलिए कि क्योंकि वो तालु से बोला जाता है। श श श होता है, श स नहीं होता, श होता है। ठीक, अब आइए, ये सबसे विचित्र तो ये होता है, सबसे विचित्र भाई साहब ये हैं। कैसे हैं आपके, ये ट ट ट ट ट, तो ट कहने पे जीभ जिस भी स्थान को टच कर रही है उस स्थान को टच करना है, लेकिन आपको ट नहीं बोलना है बल्कि श बोलना है। तो अगर उस स्थान पर ले जाके आप श का उच्चारण कर ले गए तो वो जो उच्चारण होगा वो ये वाला श है, जिसको हम लोग पेटफरुआ स या मझला स, खटकोड़ वाला स, जिस भी नाम से जानते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है मूर्धन्य स। ये मूर्धन्य स। अब ये जो जनरली बचपन से पैदा होते हैं, हम लोग सीख के पैदा होते हैं, स कुछ भी बोलना हो स बोल दिया। तो ये वाला है जो हम लोग दांत के पास जीभ को स्पर्श कराते हैं और जो उच्चारण होता है उसको कहते हैं स। इसीलिए इसे कहा जाता है दंत्य स। इसे दंत्य स कहा जाता है। तो तालु से बोला जाएगा तालव्य श, मूर्धा से बोला जाएगा मूर्धन्य स, दांत के पास से बोला जाएगा दंत्य स। तो इस स जो कहने के लिए तीन तरीके हैं, वो तीन नहीं है, अलग अलग है। इसे तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स। तो एक बात आप समझ में आ गया होगा कि कहने के लिए तीन स है, लेकिन सबसे ज्यादा संघर्ष तो यही करना पड़ा, सबसे ज्यादा संघर्ष तो यही करना पड़ा। ठीक, तो इसे कहते हैं संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। अब याद रखिए ऊष्म व्यंजन मैंने कितना बताया था, 4। अब उस 4 में संघर्षी कितने हुए, 3। तो अब याद रखिएगा जब आपसे कहेगा ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी तो आप 4 कहिएगा, और ऊष्म संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी तो 3 कहिएगा। पूरी बात मेरी समझिएगा, जब ऊष्म व्यंजन कहे तो 4, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहे तो 3। ये रहा संघर्षी व्यंजन। क्लियर बात हो गई। चलिए एक और बचा है ह को, देख लीजिए कि ह को क्या कहते हैं। ह को भी अलग से कुछ नामों से जाना जाता है। तो ह को अलग से कहते हैं, ह को अलग से, ह को कहते हैं काकल्य व्यंजन।
इसे काकल्य व्यंजन कहते हैं। इसे स्वर यंत्र मुखी व्यंजन कहते हैं। काकल्य व्यंजन या स्वर यंत्र मुखी व्यंजन कहते हैं ह को। तो इसका भी एक नाम जानते रहिएगा अलग से। उस व्यंजन में ह है, ह को काकल्य व्यंजन या स्वर यंत्र मुखी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इतनी बात अब तक जो मैंने बताने की पूरी कोशिश की, अपने तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया भी होगा। चलिए, वीडियो को आखिर में जाते जाते फिर वही बात, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा, और यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसके अलावा भी आपको जो भी वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। मिलता है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।